गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस प्री 2023 की है वो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हमारा 30वां टेस्ट रहने वाला है। ये जो हमारे टेस्ट है ये सारे के सारे आपके जो फुल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम जो क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चन आता है आपने कई बार देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन देख लिए होंगे, या फिर आपने देखा होगा कि जो शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, जैसे 2 शिफ्ट में होने हैं, तो जो पहले शिफ्ट में जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसी के जैसा सेकंड शिफ्ट में आते हैं। यानी जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया तो दूसरे में जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमारे, हम वो तो कवर करते ही करते हैं, उसके साथ उससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमें कवर करते हैं, ताकि इसके आसपास के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हमारा वो बिल्कुल राइट हो जाए। दूसरी ये कि चाहे आपके RSSB बोर्ड हो या फिर आपकी आरपीएससी हो, ये जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, हमें उन्हीं टॉपिक पर अब से ज़्यादा ध्यान देना है। अब हमारे पास 60 दिन मान के चलिए मोटे तौर पर, इन 60 दिन में हमें अपने जो नंबर है वो 100 प्लस बनाने हैं, कि हमारे मार्क्स है वो 100 प्लस आने चाहिए, ताकि हमें हमारे रिजल्ट का देखना ही ना पड़े कि हाँ कि मेरे जो कट ऑफ है हमें देखनी ना पड़े कि कितनी जा सकती है, बस हमारा श्योर सिलेक्शन हो और हम आगे के हमारे मेंस की तैयारी में जुट जाएं। तो आपके ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए काफ़ी हद तक है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है वो राजस्थान और इंडिया, राजस्थान इंडिया इको को रहने वाला है। और इसके साथ साथ ही आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक योजना भी कंप्लीट करेंगे। आपने देखा होगा कि योजनाओं में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो योजनाएं भी हमें कंप्लीट करनी है। तो हम जब भी इको का टेस्ट रखेंगे उसके साथ एक योजना जरूर कंप्लीट करेंगे। आज की हमारी योजना की बात करें तो आज की हमारी योजना है वो इंदिरा रसोई योजना है, जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जितने भी बन सकते हैं सारे हमें कवर कर लेंगे। साथ में मैं उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनवा दूंगी, तो आप वो नोट डाउन कर लेना। तो चलिए आज का टेस्ट है वो हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन चुनिए। सर विलियम पेटी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को 17वीं शताब्दी में विकसित किया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1876 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने की थी। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये प्रति वर्ष बताई थी। हमें सत्य कूट है वो चुनने हैं। सबसे पहला है कि सर विलियम पेटी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को 17वीं शताब्दी में विकसित किया था, ये बिल्कुल सही है। इनकी पूछा जाता है कि इन्होंने जो राष्ट्रीय आय है उसे किस प्रकार परिभाषित किया था, तो इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिकल अर्थमेटिक। ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इसमें इन्होंने जो राष्ट्रीय आय है उसकी परिभाषा दी थी कि एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो एक वर्ष में जो श्रमिकों द्वारा उत्पादन का मूल्य होता है, श्रमिकों द्वारा उत्पादन का मूल्य का जो योग होता है वो क्या होती है? वो होती है राष्ट्रीय आय। तो अगर आपसे पूछ ले कि विलियम पेटी थे, उन्होंने इसकी जो राष्ट्रीय आय उसकी परिभाषा क्या दी थी, तो आपको याद रखना है कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादन मूल्य का कुल योग होती है। किस पुस्तक में दी थी? अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अर्थमेटिक। अब ये तो हमारा जो कथन ए था ये तो बिल्कुल सही है। अगले कथन पर चलते हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1876 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि किस वर्ष के लिए की गई थी, तो आप ध्यान रखना कि 1876 में जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी वो 1868 के लिए की गई थी, 1868 वर्ष के लिए की गई थी, तो इसे आप ध्यान रखना। और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में कितने रुपए पर व्यक्ति आय बताई थी? उन्होंने 20 रुपये बताई थी। तो यह आपका जो कथन सी है वो गलत है। कथन ए और कथन बी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन से हमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जो पहले कथन का मैंने बताया और दूसरे कथन में आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी ने आय की गणना है वो 1876 में की थी और 1868 के लिए की थी।
इन्होंने अपनी पुस्तक में जो प्रति व्यक्ति आय बताई है वो 20 रुपये बताई है। ठीक है, तो इनमें फर्स्ट और सेकंड कथन हमारे सही है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट कि केवल ए और बी सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति है वो क्या कहलाती है? आयातित मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, निस्पंदन मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड, एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति कहलाती है निस्पंदन मुद्रास्फीति। अब हमने इसके डेफिनेशन तो देख ली कि जो निस्पंदन मुद्रास्फीति है वो क्या होती है कि जब एक ही समय अवधि में मुद्रास्फीति और बेरोजगार इन दोनों की जो उच्च एवं बढ़ती हुई दर की स्थिति पाई जाती है वो कहलाती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो वो किया था फेडरिक ए वोन ने, फेडरिक ए वोन ने। तो आपको ध्यान में रखना है, आप इसे नोट डाउन कर लेना कि इसका प्रतिपादन फेडरिक ए वोन ने किया था। जो आपकी ये स्टेज इन्फ्लेशन है, अगर इससे उत्पन्न होने के, अगर आपसे कारण पूछ ले कि इसके उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं, तो इसके उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं कि एक तो कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन की जो संभावित क्षमता होती है उसके सापेक्ष जो इसकी प्रभावी मांग होती है वो निम्न हो जाती है, मांग है वो कम हो जाती है, यानी निम्न स्तर की हो जाती है। दूसरी, जब उच्च और बढ़ती हुई जो साधन की कीमत होती है उसके कारण जो लागत जन्य मुद्रास्फीति आती है वो, लागत जन्य मुद्रास्फीति आती है वो, ये दो इसके कारण होते हैं। अगर हम देखें कि मुद्रास्फीति है तो मुद्रास्फीति के अगर सबसे घातक रूप देख ले कि सबसे जो इसमें घातक रूप होता है वो कौन सा होता है, तो वो एक है निस्पंदन मुद्रास्फीति ही मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा घातक रूप होता है। और इसीलिए इस जो मुद्रास्फीति है इसको सर्पदंश भी बोला जाता है, सर्पदंश भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये कब आई थी या किसने इसका सामना किया था, तो ये 1980 के दशक में जो आयात निर्यातक देश है, जो तेल आयातक देश है उनके सामने ये सबसे बड़ा संकट आया था 1980 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सत्य कथन चुनना है। सौर ऊर्जा से संचालित राज्य का प्रथम गांव लुम्बासर बीकानेर में है। देश के सबसे बड़े सोलर दूरबीन उदयपुर में स्थित है। जैसलमेर जिले के नोक में प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें बताना है सत्य कथन। अब इस क्वेश्चन में जो अगर हम सत्य कूट की बात करें तो तीनों के तीनों हैं वो कथन सत्य दे रखे हैं, तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। लेकिन सौर ऊर्जा के संदर्भ में एक दो पॉइंट और है जो मैं आपको बता देती हूँ, क्या पता इन तीनों के साथ वो दो तीन और पूछ ले। सबसे पहले तो ये कि अगर आपसे पूछ ले कि राज्य की प्रथम नहर के ऊपर है जो आपके सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे वो कब लगाए गए थे, तो ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये अप्रैल 2016 में लगाए गए। अप्रैल 2016 में कहाँ लगाए गए? जो हनुमानगढ़ में मेनावली है हनुमानगढ़ में, वहाँ ये लगाए गए थे। तो आपसे पूछ ले कि प्रथम नहर के ऊपर लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्र कब? अप्रैल 2016 में जो मेनावली हनुमानगढ़ है वहाँ पे लगाए गए थे। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रथम सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन, ये आपसे पूछ ले तो अपने पश्चिम जो रेलवे जोन है उसके द्वारा रेलवे द्वारा राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन है वो जोधपुर से हिसार के लिए चलाई गई थी। जोधपुर से हिसार के लिए वो भी कब चलाई गई थी? वो भी जुलाई 2016 में चलाई गई थी। तो अगर आपसे पूछ ले प्रथम सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन जोधपुर से हिसार जुलाई 2016 में। और ये आपको बताई दिया कि जैसलमेर जिले में नोक में प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आपसे पहला पूछ ले तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर है, जोधपुर जिले के भड़ला सोलर पार्क है वो पहला है, उसके बाद दूसरा आपका हो गया जैसलमेर के नोक में। तो आपके तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखे हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, इनका हमें मिलान करना है। सबसे पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र।
अगर हम बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये हमारे मंडोर जोधपुर में है, तो ए में आ जाएगा 2। आगे बात करें जवार अनुसंधान केंद्र, तो ये है हमारे उदयपुर में, तो बी में आ जाएगा 1st। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, अजमेर, तबीजी अजमेर, तो सी में आ जाएगा 4th। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा जयपुर, कहाँ पे है, दुर्गापुरा जयपुर, तो ये आ जाएगा डी में, क्या आ जाएगा 3rd। और एक फेमस क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है वो कौन सा, कि आपका जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो ये पांचों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नीचे जो ये कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा राजस्थान में एग्रो फूड पार्क का निर्माण नहीं किया गया, अलवर में, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd है, बीकानेर। बीकानेर में रिको के द्वारा कोई एग्रो फूड पार्क का निर्माण नहीं किया गया, राइट आंसर ऑप्शन 3rd। अब इसमें कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो रिको है उसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी इसकी जनवरी 1980 में। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ भी है। किस उद्देश्य के लिए की गई थी, अगर उद्देश्य की पूछ ले तो आपके जो लघु मध्यम और जो वृद्ध श्रेणी के उद्योग होते हैं, वृद्ध श्रेणी के उद्योग होते हैं, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसकी रिको की स्थापना है वो की गई थी। साथ में जो भी आधारभूत सुविधाएं होती है, जो लघु मध्यम वृद्ध श्रेणी के उद्योग है उन्हें स्थापित करने के लिए होती है, तो वो विकसित करने के लिए, या फिर मान ले कि जो इनके व्यापार में, विनियोजन में जो भी गतिविधियां होती है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका स्थापना है वो की गई थी। अगर रिको द्वारा की बात करें तो रिको के द्वारा है वो आपके सीतापुरा जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में जो जेम्स एंड ज्वेलरी के 2 सेज है वो स्थापित किए गए थे, 2 सेज है वो स्थापित किए गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा हम एग्रो फूड पार्क की बात करें तो ये 4 एग्रो फूड पार्क है, इनका निर्माण रिको के द्वारा करवाया गया था। पहला कौन सा, पहला आपका गंगानगर, आपका श्री गंगानगर, ठीक है। फिर अगला जोधपुर, और इसके अलावा आपका कोटा और अलवर, ये आपके जो एग्रो फूड पार्क है उनका जो निर्माण है वो रिको के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सिरेमिक पार्क है वो कहाँ पे है, वो घिलोट आपके अलवर में है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का पूछ ले तो वो भी कहाँ पे आपका अलवर में है। तो कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे होते हैं जिनसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिको आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन चुनिए। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। वह वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को सलाह देता है। इसमें हम अगर सत्य कथन की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, बिल्कुल सही है। अगर हम कृषि मूल्य आयोग के अगर वर्तमान नाम की बात करें तो उसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। इसका जो नाम ये परिवर्तित हुआ ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। नाम परिवर्तन 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये जो कृषि उत्पाद होते हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को सलाह देता है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी फसलों को रखा गया है तो 24 तो फसलों को रखा गया है, फसलों को, और प्लस में गन्ना। तो इन जो 24 फसलें होती है गन्ने की कीमतों की लिस्ट है वो ये जारी की जाती है इसके द्वारा, इस आयोग के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे जो इसके तीनों के तीनों कथन है इसने सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है, 7 से 8%, 22 से 23%, 15 से 16% और 27 से 28%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। भारत के अगर कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य का योगदान पूछे तो ये लगभग 20 से
20 से 22% है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। और ये जो हमारा राजस्थान है ये भारत में कुल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, सेकंड रैंक पे है। फर्स्ट की बात करें तो वो है बॉम्बे हाई, वो है बॉम्बे हाई। और जो हमारा राजस्थान है ये तो 20 से 22% का उत्पादन करता है, और बॉम्बे हाई है ये लगभग 40% का उत्पादन करता है, भारत के कुल तेल का 40% पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान है, ये भारत के कुल का 20 से 22% है वो उत्पादन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित करके नया नाम है पालनहार योजना, अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अंत्येष्टि अनुदान योजना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। सहयोग एवं उपहार योजना है उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां, उन लड़कियों को कई चरणों में लाभान्वित किया जाता है, लाभान्वित किया जाता है। इनमें जो लड़कियां होती है वो अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, और जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार होते हैं, बीपीएल परिवार होते हैं, उनके 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु की जो लड़कियां होती हैं उनके जो विवाह होता है उसमें 31,000 रुपये, 31,000 रुपये है वो उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। अगर यदि लड़की 10वीं पास है तो उसे एक्स्ट्रा में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर वो लड़की है वो स्नातक यानी उसने डिग्री कर रखी है तो उसको 20,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये कौन सी है, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जो पहले क्या थी, सहयोग एवं उपहार योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान ग्रामीण एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक समूह है, एशियन विकास बैंक यानी एडीबी, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी और KfW। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। राजस्थान ग्रामीण एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना है वो JICA के द्वारा वित्त पोषित है। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित है वो नहीं किया जाता? जनता के पास नगद मुद्रा, डाक खानों की मांग जमा, बैंकों की मांग जमा, बैंकों की सावधि जमा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, डाक खानों की मांग जमा है, इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर हम M3 यानी ब्रॉड मनी की बात करें, M3 की बात करें तो ये होता है आपका फर्स्ट प्लस में बैंकों के साथ समयावधि जमा, ठीक है। और ये कैसे निकाले जाते हैं? ये निकाली जाती है जो सरकार के पास जो नेट बैंकिंग क्रेडिट होता है, नेट बैंकिंग क्रेडिट होता है वो, उसके साथ में ही इसमें क्या ऐड किया जाता है, जो वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक क्रेडिट होता है, वाणिज्यिक क्षेत्र में वो भी इसमें है वो सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें जो बैंक सेक्टर की कुल विदेशी संपत्ति होती है, बैंक सेक्टर की कुल विदेशी संपत्ति है वो भी इसमें ऐड होती है। इसके साथ ही जो जनता के पास है वो सरकार की जो मौद्रिक नगद मुद्रा है, मौद्रिक जिम्मेदारियां होती है वो भी उसमें सम्मिलित होती है। बस इसमें से फिर माइनस किया जाता है, यानी इसमें से जो बैंकिंग क्षेत्र की कुल गैर मौद्रिक जिम्मेदारियां होती है उन्हें इसमें से निकाला जाता है, जो गैर मौद्रिक देनदारियां होती हैं, ठीक है। तो अगर इसमें किस चीज को सम्मिलित नहीं किया गया, डाक खानों की मांग जमा को, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अवमूल्यन क्या होता है कि जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है उसमें दर प्रणाली में जो सरकार या फिर मौद्रिक प्राधिकरण है, सरकार या फिर जो मौद्रिक प्राधिकरण उनके द्वारा जो जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा के परिक्षेप्य में जो घरेलू मुद्रा का मूल्य है वो गिरा दिया जाता है। तो मुद्रा के अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, इसे क्या बोलते हैं, अवमूल्यन। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
अंत्योदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से असत्य कथन चुनिए। 25 दिसंबर 2002 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया था। असत्य कथन हमें बताना है। इसमें जो असत्य कथन दे रखा है वो ऑप्शन फर्स्ट है, यानी आपका कथन फर्स्ट है वो इसमें असत्य दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 की केवल फर्स्ट कथन है वो ही असत्य। क्यों? क्योंकि जो भारत सरकार है उन्होंने सबसे गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, व्यापार के किस प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं? तो B2B, C2C, B2C और G2C। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। राइट आंसर क्या होगा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, प्रक्रिया है वो ग्राहक में आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं, यानी जो आपके ग्राहक होंगे वो आपस में ऑनलाइन संपर्क के आधार पर अपनी वस्तुओं को खरीद भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे। इसमें क्या होता है, जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं, वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से उनको बेचा जाता है और उनको खरीदा जाता है, यानी ई वाणिज्यिक होता है वो इसी को ई वाणिज्यिक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ई वाणिज्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। तो ये इंटरनेट आधारित व्यापार होता है। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, पेटीएम, मित्रा, ये इत्यादि होगी, ये ई कॉमर्स कंपनियां, इन्होंने इस व्यापक स्तर पर इसको पहुंचा दिया है। तो इसमें ग्राहकों को तो फायदा होता ही होता है, इसके साथ साथ जो व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनको भी इसका लाभ होता है, दुकानदारों को भी इसका लाभ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जिस बजट में विगत व्ययों को आधार नहीं बनाया जाता वह है आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट और जीरो बेस बजट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो शून्य आधारित बजट प्रणाली है वो व्यय पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐसी तार्किक प्रणाली है जो इस प्रणाली में जो विगत व्यय होते हैं उनको आधार है वो नहीं बनाया जाता, यानी कि जो विगत व्यय है उनको भावी व्यय के लिए तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राज्य में कितने लोगों को प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दर पर महज 8 रुपये में एक समय का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है? तो 1.34 लाख लोगों को, 1.63 लाख लोगों को, 1.75 लाख लोगों को और 2.25 लाख लोगों को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, 1.34 लाख लोगों को। अब हमारे जो इंदिरा रसोई योजना है इसको हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, इससे हमारा एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि प्रतिदिन है वो कितने होने चाहिए? 1.34 लाख लोगों को प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में। अगर आपसे प्रति वर्ष पूछ लिया जाता तो ये आपका होता 4.87 करोड़, ये आपका होता 4.87 करोड़। इंदिरा रसोई की और बात करें तो जो इंदिरा रसोई योजना है ये प्रारंभ कब हुई थी? प्रारंभ ये हुई थी 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है? राज्य में इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु की जो अम्मा कैंटीन है उसकी तर्ज पर हुई थी। प्रदेश में इस योजना का प्रारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी की जयंती पर किया गया था। राज्य सरकार ने योजना को कोई भी भूखा नहीं रहे इस संकल्प के साथ शुरू किया है और इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है सत्य कथन।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट। राज्य में इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर हुई थी। 20 अगस्त 2020 को जरूर हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने गलत दे दिया तो ये गलत हो गया। कोई भूखा नहीं रहे नहीं है, कोई भूखा ना सोए, ये छोटी छोटी गलतियां होती है, यही हमें पकड़ नहीं पाते और हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो ये गलत दे दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। इसके बारे में एक चीज और आप याद रख सकते हो, वो क्या कि लाभार्थी को 8 रुपए में भोजन मिलता है। तो 8 रुपए में भोजन मिलता है, तो राज्य सरकार कितना देती है? राज्य सरकार देती है 17 रुपए, और पहले ये कितना देती थी? 12 रुपए। तो इसको भी अच्छे से आप ध्यान रख लेना। ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा भी अगर वो घुमा के दे देगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। शुरू में जब 20 अगस्त 2020 को ये शुरू हुई थी तो उस टाइम में 8 + 12 थे। अब कितने? 8 + 17 यानी टोटल कितने हैं? 25 रुपए हैं। टोटल कितने हैं? 25 रुपए। ये 25 रुपए है वो 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से 12 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17 कर दिया गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। साथ में अगर आपसे पूछ ले कि इसका प्रतिवर्ष व्यय कितना रखा गया है, व्यय का प्रावधान है वो कितना किया गया, तो वो क्या गया है? 100 करोड़। तो ये जो मैं आपको अलग से बता रही हूँ आप इसे नोट डाउन कर लेना, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें बाद में इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस एक बार इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन की प्रति थाली कुल लागत 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अब देखो मैंने पिछले में ही बताया और अभी आगे क्वेश्चन ऐसा आ गया। 23 प्रति थाली दर, 25 प्रति थाली दर, 27 और 30। तो हमें राइट आंसर पता है कितना? 25। 25 कैसे है? 8 + 17 25 है, और इसे 25 कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2022 से कर दिया गया। 1 जनवरी 2022 से कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना का वार्षिक बजट 100 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए निर्धारित करने की घोषणा की है? 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ और 300 करोड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 करोड़ करने की इन्होंने घोषणा की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इंदिरा रसोई योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में सत्य कथन है? इंदिरा रसोई योजना के क्रियान्वयन की निगरानी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति करेगी। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा केस में इस योजना के द्वारा जरूरतमंदों तक न्यूनतम शुल्क दर पर भोजन पहुंचाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत नाश्ते, दोपहर और रात्रि के भोजन की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत खाना बनाने के लिए सरकारी संस्था या एनजीओ भवनों का उपयोग करने के बजाय निजी संस्था अथवा भवनों का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। हमें बताना है सत्य कथन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि इंदिरा रसोई योजना के क्रियान्वयन की निगरानी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति करेगी। दूसरा गलत क्यों है? किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा केस में इस योजना के द्वारा जरूरतमंदों तक न्यूनतम शुल्क नहीं, इनमें क्या बोला गया है कि जरूरतमंदों तक मुफ्त भोजन पहुंचाया जाएगा। मुफ्त भोजन पहुंचाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दोपहर और रात्रि यानी दो वक्त का भोजन की व्यवस्था की जाएगी, न कि नाश्ते की। योजना के अंतर्गत खाना बनाने के लिए सरकारी संस्था तथा एनजीओ भवनों का उपयोग किया जाएगा, और न कि बजाय ये इन्होंने बोला है ये नहीं, इसमें एनजीओ, सरकारी संस्थाओं और एनजीओ का यूज किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा और आप क्या ध्यान रख सकते हैं? इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें है वो इंदिरा रसोई में जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी और संस्था हो गई, कर्मचारी और जो संस्थाएं होती है, कर्मचारियों को, संस्थाओं को और जो अधिकारी होते हैं उनको भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये तीन प्रकार से मिलता है। 3 प्रकार से कैसे? अगर राज्य स्तर पर होगा तो राज्य स्तर पर जो फर्स्ट आएगा उसको 21,000 रुपये, सेकेंड आएगा उसको 15,000 रुपये, और जो थर्ड आएगा उसको 11,000 रुपये। ये तो है राज्य स्तर पर। अगर हम संभाग स्तर की बात करें, संभाग स्तर की, तो संभाग स्तर पर इनको क्या मिलता है? जो फर्स्ट आएगा उसको 15,000 रुपये, सेकेंड आएगा उसको 11,000 रुपये, थर्ड आएगा उसको 5,000 रुपये। अगर जिले में ये एक ही दिया गया है, जिले में इसको एक ही दिया गया है कि जो फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपये
दिए जाएंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 2022 के अंतर्गत वर्ष 2022 की बात करें तो बॉयज के पुरस्कारों में जो राज्य स्तर पर फर्स्ट स्थान था, राज्य स्तर पर प्रथम स्थान है वो मेड़ता शहर ने, जो कि नागौर में पड़ता है, नागौर, उसने प्राप्त किया था। ये तो है राज्य स्तर पर। संभाग स्तर की बात करें तो संभागीय स्तर पर किसने प्राप्त किया था? संभागीय स्तर पर भी नागौर का एक कुचामन सिटी, नागौर की कुचामन सिटी है, उसने ये संभागीय स्तर पर ये पुरस्कार है वो प्राप्त किया था। इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा अभी का बजट है, बजट 2023-24, इसमें इंदिरा रसोई योजना के लिए क्या है वो घोषणाएं की गई है। तो इसमें घोषणा की गई है कि जो इंदिरा रसोई है उसमें 1000 से बढ़ाकर 2000 इंदिरा रसोइयों को करने की घोषणा की गई है। साथ में जो वार्षिक बजट है, वार्षिक बजट है उसको भी कितना, 700 करोड़, उस बजट को भी 700 करोड़ करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणाएं हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। 2023-24 की रसोइयाँ हैं वो 1000 से 2000 की जाएंगी और साथ में वार्षिक बजट है उसको 700 करोड़ किया जाएगा, ये इन्होंने घोषणा की थी। आगे हम बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, पहले का जो हमने देख लिया कि इसका ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर इंदिरा रसोई योजना में कार्य करने वाले कर्मचारी, संस्थाओं व अधिकारियों को वार्षिक रूप में प्रोत्साहन के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसने क्या पूछा है? प्रथम स्थान संभागीय स्तर पर। तो मैंने भी बताया संभागीय स्तर पर प्रथम होगा उसको 15,000, सेकंड को 11,000 और थर्ड को 5,000। तो मैंने पहले ही बता दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। कितना मिलेगा? 15,000 रुपये मिलेगा। इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि जो इसमें अभी तक अगर चरण की बात करें तो 2 चरण हो चुके हैं, प्रथम चरण हुआ था और दूसरा चरण, द्वितीय चरण हुआ था। अगर प्रथम चरण की बात करें तो उसमें रसोइयों की संख्या कितनी थी? 358 रसोइयाँ, 358 रसोइयाँ थी और इसमें बजट कितना था? 100 करोड़ का था। बजट कितने था? 100 करोड़ का था। अगर, और ये प्रारंभ कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। इसमें जयपुर है वो प्रथम स्थान पर था, जयपुर प्रथम स्थान पे था। मैं इसको पूरा आपको, इसको एक एक क्वेश्चन है, चाहे बहुत ज़्यादा डीप में पूछ ले वो भी आपका बिल्कुल सही हो, इसलिए मैं इंदिरा रसोई के सारे आपको की पॉइंट वो करवा रही हूँ। आपको पूछ ले कि प्रथम चरण कब से शुरू हुआ? 20 अगस्त 2020 से शुरू हुआ। जयपुर से ये प्रारंभ हुआ था, जयपुर से ये प्रारंभ हुआ था। 358 है इसमें रसोई थी, बजट कितना था? 100 करोड़ का था। दूसरा चरण अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे चरण में रसोइयाँ कितनी थी, तो इसमें 512 रसोइयाँ थी। बजट इसका 250 करोड़, कितना था? 250 करोड़। ये प्रारंभ कब हुई थी? 18 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2022 और कहाँ से? जोधपुर से। तो अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम चरण में कब स्टार्ट हुई? 20 अगस्त 2020 से जयपुर से स्टार्ट हुई थी। दूसरा चरण है 18 सितंबर 2022 से जोधपुर से। पहले चरण में 358 रसोइयाँ, दूसरे चरण में 512 रसोइयाँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के नगर निकायों में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कुल कितनी इंदिरा रसोइयों की संख्या है वो निर्धारित की गई है? 87 इंदिरा रसोइयाँ, 95 इंदिरा रसोइयाँ, 100 इंदिरा रसोइयाँ और 107 इंदिरा रसोइयाँ। इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 87 इंदिरा रसोइयाँ। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 18 सितंबर 2022 जो आपका दूसरा चरण शुरू हुआ था, तब तक 18 सितंबर 2022 तक कितनी रसोइयाँ थी? तो आपकी कितनी हो गई? मैंने बताया कि 358 पहले चरण में, दूसरे चरण में 512, कितनी होगी? 870 रसोइयाँ थी। कितनी? 870 रसोइयाँ थी। आपका अभी है क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा पे से काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक है वो संचालित रसोइयाँ कितनी है? तो ये आप बताना कि इतने तक कितनी थी? 973 थी।
अभी का तो अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितनी है तो 980 के लगभग होगी, हो सकता है एक दो फालतू ही हो गई हो तो 980 से 82 तक भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं पूछेगा वर्तमान क्योंकि ये आगे से आगे बन रही है। लेकिन आपसे आर्थिक समीक्षा की पूछा जा सकता है तो 30 नवंबर 2022 तक कितनी थी, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 973 थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान के नगर परिषदों में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या है 102 है। तो प्रत्येक नगर परिषद में कितनी इंदिरा रसोइयां बनाई गई हैं, तो 2, 3, 4 या 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है थर्ड, 3 रसोइयां प्रति नगर परिषद बनाई गई है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्रत्येक इंदिरा रसोई है तो प्रत्येक रसोई संचालन के लिए कितनी राशि दी जाती है। प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त कितने रुपए दिए जाते हैं, तो ये 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे नोट डाउन करना है, पूछा जा सकता है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ ये आपको जरूरी नहीं है एक साथ कहीं पर भी मिले, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, हर चीज़ पे इसको नोट डाउन करना एक साथ। तो आपके ये इसके जो अलग अलग हो सकता है मिलने पर, आपको एक साथ किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग है इंदिरा रसोई योजना को लागू करने तथा क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, कृषि एवं पशुपालन व मत्स्य विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग है वो इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से रेलवे क्रॉसिंग पर, रेलवे क्रॉसिंग गेट पर है वो इंदिरा रसोई है वो खोल लिया गया है। तो आप बताना झालावाड़ और करौली, झालावाड़ और करौली जो रेलवे क्रॉसिंग गेट है उस पर इंदिरा रसोई योजना का क्रियान्वयन किया गया या ये खोली गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत एक रसोई प्रति नगर पालिका में खोली गई है। तो इस हिसाब से राजस्थान के सभी नगर पालिकाओं को मिलाकर उनमें कितनी रसोइयां बनाई गई हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी, 169 रसोइयां खोली गई है। अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने ऑप्शन 2 है जो कथन 2 था उसको गलत करवाया था। उसमें दिया था कि 20 अगस्त 2020 को ये स्टार्ट हुई थी इंदिरा गांधी की जयंती पर। तो मैंने बताया था कि गलत है, मैंने वहाँ पे ये नहीं बताया क्यों गलत है, क्योंकि ये राजीव गांधी की जन्मदिन पर थी। राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये योजना है वो स्टार्ट की गई थी। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा रसोई योजना जो लॉन्च करने की घोषणा हुई, जो लॉन्च की गई वो किन के जन्मदिवस पर, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। तो ये जो मैंने है इंपॉर्टेंट सारे आपके इंदिरा रसोई योजना थी, इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने आपको करवा दिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहा हो, कोई भी क्वेश्चन इको का आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।